से दबाव में आ गई। और यही कारण है कि अंततः जेलेंस्की जो थोड़े समय पहले ही बेलारूस में किसी बातचीत से पूरी तरीके से इनकार कर चुके थे, अंततः वो बातचीत के लिए तैयार हो गए और निश्चित तौर पर दुनिया के लिए शांति की यह नई उम्मीद के तौर पर इसे देखना चाहिए। दीपक जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो ये एक बड़ा अपडेट हम कहें या एक बड़ा डेवलपमेंट कहें, 4 दिन बाद रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बाद निकलकर सामने आया है। इससे पहले दिन भर ये खबरें आती रही कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने किसी मेंबर को बातचीत के लिए बेलारूस भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सीधे तौर पर जंग में रूस के साथ हैं। बहरहाल अब यह तय हुआ है कि बातचीत बॉर्डर पर होगी। इधर पुतिन ने एटमी हथियारों से लैस यूनिट को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। इधर दिल्ली से ही खबर, जहां रूस यूक्रेन संकट पर अब हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है भारत में। प्रधानमंत्री मोदी इस हाई लेवल मीटिंग को ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है, जिसपे अलग अलग तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। बता दें आपको, अब तक 3 एयरक्राफ्ट, 3 फ्लाइट्स कई भारतीयों को यूक्रेन से लेकर आ चुकी है, लेकिन अभी भी कई भारतीय ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं और सरकार की पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन सभी भारतीयों की सुरक्षित सकुशल वतन वापसी हो सके। इधर यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित देश लाने के लिए केंद्र सरकार का अभियान जारी है और इसके तहत देर रात 2:45 बजे एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट करीब 250 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। ये फ्लाइट रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से आई। एयरपोर्ट पर मौजूद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूक्रेन से आए लोगों का स्वागत किया। उन्होंने प्लेन में जाकर वापस आए छात्रों से बातचीत की, साथ ही एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स को भी धन्यवाद कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक एक भारतीय नागरिक को यूक्रेन से वापस लाया जाएगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं। प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से संपर्क में हैं। Every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित ला के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. जय हिंद। इधर यूक्रेन में फंसी अलीराजपुर की बेटी चेल्सी राठौर अपने घर वापस लौट आई है। चेल्सी के घर लौटने पर उसका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अब चेल्सी और उनका परिवार सरकार और पीएम मोदी को धन्यवाद कहते नहीं थक रहा। चेल्सी के पिता मनोज राठौर का कहना है कि वो बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन जब खबर आई कि उनकी बेटी को भारत सरकार की ओर से सही सलामत लाया जा रहा है तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। मेरी बेटी चेल्सी राठौर यूक्रेन में MBBS पढ़ाई के लिए गई हुई थी। वहाँ पर ये अभी जो युद्ध के कारण सभी छात्र वहाँ पे फंसे हुए थे। मैंने टीवी पे जब देखा, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सभी बच्चों को घर पर वापस अपने देश में लेके आएंगे, तो हमें काफ़ी राहत मिली। जैसा कि आप सबने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर की चर्चा चली रही है और रशिया ने अपना पहला अटैक हमारे यूक्रेन के कैपिटल कीव में किया। वहां पे उन्होंने एयरपोर्ट पे सबसे पहला टारगेट किया, जिसकी वजह से हम लोग वापस नहीं आ सकते। मोदी जी ने इस चीज के लिए हमारे लिए अश्योरिटी दी कि तुम जहां भी जाओगे अपना फ्लैग लगा के जाओ, इंडियन फ्लैग लगा के जाओगे। तुम अगर झंडा लगाओगे अपना तिरंगा तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। इंडियन फ्लैग, इंडियन स्टूडेंट्स पहचाने जाएंगे इस चीज से। तो हमें वहां से फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रोमानिया बॉर्डर से ले जाया गया। रोमानिया बॉर्डर से फिर हमें मुंबई उतारा गया फ्री ऑफ कॉस्ट, और मुंबई से लेके हमें घर तक सेफली पहुंचाया गया बिना किसी प्रॉब्लम के।
एक और खबर मिल रही है, जहां दिल्ली में यूक्रेन से लौटे हैं छत्तीसगढ़ के कुछ स्टूडेंट्स। 6 छात्र बताए जा रहे हैं जो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से अब रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पारस साहू, शंभी फिरदौस, आस्था सिंह, नादिया अली, दीपक साहू, राहुल पटेल, ये वो 6 छात्र हैं जो यूक्रेन से सुरक्षित अपने वतन आ चुके हैं। यूक्रेन से भारत के जो छात्र फंसे हुए थे उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उसमें छत्तीसगढ़ के भी छात्र हैं जिन 6 लोग जो हैं वो वापस आ चुके हैं। उसमें से एक नादिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है अब भारत की भूमि में आकर? हाँ, रिलैक्स, अच्छा लग रहा है, आ गए हैं। वहाँ का कैसा मंजर था, जो स्थितियाँ थी, अब वापस आ गई हैं तो दोनों में कैसा अंतर लगता है? हाँ, मतलब हम लोग जहाँ थे वहाँ तो सेफ था, फिर भी बाकी जो कीव है और बाकी जो एरिया है वहाँ तो बहुत सारा है, मतलब वर्स्ट कंडीशन है। तो हम लोग आ गए और उम्मीद करते हैं कि बाकी मेरे जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो सब भी जल्दी आ जाएं। वापसी कितनी मुश्किल रही, कितना एफर्ट लगाना पड़ा, किससे मिलना पड़ा, कुछ ज़्यादा प्रयास करने पड़े? नहीं, वापसी उतना मुश्किल नहीं थी, इंडियन एम्बेसी था वहाँ, तो उन लोग बहुत हेल्प किए। बाकी फिर दिल्ली से रायपुर आने में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का हेल्प था। सीएम साहब से मुलाकात हुई? जी, हो गई। क्या लगा, क्या कहा? उन्होंने सपोर्ट किया और बोले हैं कि बाकी बच्चों को भी लाने में सपोर्ट करेंगे। क्या कहेंगे अपने बाकी जो छात्र फंसे हुए हैं? होपफुली कि वो भी सेफ आ जाए। आस्था भी हमारे साथ मौजूद है। आस्था, बताइए कितना डिफिकल्ट था यूक्रेन में रहना और वापसी हुई है? जी सर, उतना हम वेस्टर्न यूक्रेन के पार्ट में थे तो हमें उतना ज़्यादा खतरा तो महसूस नहीं हुआ और हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारी मदद करी हमें बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए। फिर हमारी एम्बेसी ने हमारी काफ़ी मदद करी और अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हमें दिल्ली से रायपुर बुलाया। जी, आपका नाम? पारस साहू। पारस साहू, आप वापस आ गए, छत्तीसगढ़ की धरती में आ गए, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम अपने घर पे आ गए और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जितने भी दोस्त बाकी वहाँ यूक्रेन में अभी ठहरे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द आ जाएं वापस। कैसा मंजर था, कुछ डर था क्या? काफ़ी डर गए थे आप लोग? जिस जगह में हम लोग थे उस जगह में तो डर उतना नहीं था, लेकिन बाकी शहरों में डर का माहौल बना हुआ था। तो जैसे बाकी स्टूडेंट्स जहाँ रह रहे थे जिस माहौल पे, वो बाकी बहुत ही खौफनाक जगह था। सरकार के प्रयास को कैसे कहेंगे आप? बड़ा सराहनीय प्रयास है। करीब 6 छात्र जो हैं वो वापस आ चुके हैं और उनके आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी जो 6 छात्र आए हैं उनकी संख्या और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे छात्र आएंगे हम आपसे उनकी मुलाकात कराते जाएंगे। लगातार छात्रों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के जो 7 छात्र थे उसमें से 6 छात्र अब वापस छत्तीसगढ़ की धरती में पहुंच चुके हैं। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर बात कर लेते हैं यूपी में हुए आज 5वें चरण के चुनाव की, मतदान की, जहां आज करीब 54% लोगों ने मतदान किया 5वें चरण में। 6 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। सिराथू कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बता दें आपको, आज 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ। 2017 में 61 सीटों में से 47 सीट बीजेपी के पास थी, बीजेपी ने जीती थी। 6वें चरण के प्रचार मैदान में अब कई दिग्गज अपनी ताकत झोंकेंगे। 2 चरण और बाकी हैं। कल महाराजगंज और बलिया में प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। हम रुक करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट आलोक राय जी का, हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक जी, अब आज 5वें चरण के मतदान तो संपन्न हो गए, अब आखिरी के 2 चरण बाकी है और हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में कई दिग्गज भी प्रचार करने उतरेंगे मैदान में, लेकिन कैबिनेट के 6 मंत्रियों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई है। क्या है फिलहाल ओवरऑल आज दिन भर आपने 5वें चरण में क्या सुर्खियां देखी, क्या कुछ देखा? आज 5वें चरण के लिए जो है 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान हुआ है। हालांकि 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत तकरीबन 54% रहा, वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आखिरी आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, तो जाहिर सी बात थोड़ी देर में वो भी आंकड़े आ जाएंगे, तब ये स्पष्ट होगा कि कितना हुआ। लेकिन कुछ जगहों पर वोटिंग अच्छी रही, खासकर अयोध्या और चित्रकूट में लोगों ने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मतदान किया। बाकी जगहों पर जो है मतदान थोड़ा धीमा रहा।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी सरकार के 6 मंत्री, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत सिद्धार्थनाथ सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं, तो वो भी उनके साथ साथ 4 और मंत्री जो हैं उनकी जो है किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई है। तो कुल ये सरकार के बड़े मंत्री थे और बड़ा दारोमदार था इस जो चरण था, इसीलिए इसको बड़ा निर्णायक माना जा रहा था, क्योंकि इसका प्रभाव अगले 2 चरणों पर पड़ना लाजमी है, क्योंकि यहाँ से जो मैसेज कन्वे होगा वो जाहिर सी बात है पूर्वांचल के बाकी 2 चरणों तक जाएगा और एक बड़ी उठा पटक होगी, क्योंकि ये 2 चरण जो है अब ये निर्णायक होंगे और इससे हार जीत तय होगी कि किस पार्टी को सत्ता मिलेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा गहमा गहमी वाला आज का दिन रहा। और साथ ही साथ प्रचार की अगर बात करें तो कल प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, प्रचार करेंगे। इसके अलावा जो है अमित शाह रहेंगे, साथ ही साथ बीजेपी के तमाम अन्य बड़े नेता रहेंगे। अनुराग ठाकुर भी प्रचार कर रहे हैं, इसके साथ स्मृति ईरानी भी उत्तर प्रदेश में प्रचार पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो भाजपा के बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्तर के, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, सभी जो है अगले दोनों चरणों के प्रत्याशियों के लिए लगातार क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरह से घेराबंदी की जा रही है कि किस तरह से अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए ताकि दोबारा से बीजेपी जो लगातार ये कह रही है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, खुद बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बार भी 300 पार उसको जो है प्राप्त किया जा सके, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। जी चलिए, आने वाले वक्त में आने कई और दिग्गज अभी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। अभी देखिए, अभी तो 5 चरण संपन्न हुए हैं, लेकिन अभी 2 चरण बाकी है और अभी भी कई अलग अलग सीटों पर दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। हालांकि दूसरी राजनीतिक दलों की हम बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, AIMIM की हम बात करें, सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टियां पूरी कोशिश में जुटी हैं सत्ता में आने के लिए। सभी राजनीतिक दल कोशिश भी कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह बीजेपी को किस तरह चैलेंज दिया जा सकता है, इस पर भी सभी राजनीतिक दल बयानबाजी भी कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में हैं। आज सीएम शिवराज ने कई विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित किया। कुशीनगर के हाटा विधानसभा में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। साथ ही अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इस दौरान शिवराज ने अखिलेश की समाजवादी का मतलब भी बताया। और जब से बाबा आए हैं किसी का पता चला ये सब दिलों में है, जेलों में पड़े, जेलों में जो बाहर से निकल जाएंगे चले गए पता नहीं बचेंगे जेलेंगे। दमोह के बरखेरा बैंस गांव में खेत में बने एक बोरवेल में 3 साल का बच्चा खेलते वक्त गिर गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन बच्चे की सफोकेशन की वजह से मौत हो गई। बता दें कि 3 साल का प्रियांश खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था। काफ़ी देर तक बच्चा परिजनों को दिखाई नहीं दिया तो परिजन ने उसकी खोजबीन शुरू की। जब परिजन बोरवेल के गड्ढे के पास पहुंचे तो वहां से बच्चे की आवाज़ आई, जिसके बाद प्रशासन की टीम को सूचना दी गई। तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया। बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदा गया। गड्ढे में ऑक्सीजन पहुंचाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन दल भी बचाव कार्य में जुटा रहा। 6 घंटे की मशक्कत के बाद प्रियांश को बाहर निकाला गया, लेकिन बीएमओ डॉक्टर अशोक बड़ोनिया ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा बेस में धर्मेंद्र अठिया का बेटा प्रिंस अठिया एक बोर में गिर गया था। इसकी खबर मिली प्रशासन को, तो प्रशासन जाके वहाँ पे रेस्क्यू करके बच्चे को बाहर निकाला। यहाँ शाम को करीब 6:30 पौने 7 बजे अस्पताल में लेके आए तो बच्चे को मृत पाया और बच्चे के पोस्टमार्टम की क्रिया के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस आगे क्रिया करेगी। नहीं, मूवमेंट नहीं था वहाँ पे, बच्चा खत्म ही हो गया था वहाँ पे। छावर से खबर, जहां परिवार के बीच जमकर लाठी डंडे चले, काफी विवाद हो गया। चाचा ने भतीजियों पर जमकर लाठी बरसाई, बेटों के साथ मिलकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इछावर पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित पक्ष ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
भारत रत्न नानाजी देशमुख की 12वीं पुण्यतिथि पर चित्रकूट के दीनदयाल शोध संस्थान में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता के साथ देश भर के 33 विश्वविद्यालय के कुलपति और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र मौजूद रहे। सबसे पहले उद्यमिता विद्यापीठ पहुंचकर नानाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और नानाजी देशमुख के चिंतन सबके लिए शिक्षा और सबको कौशल युक्त शिक्षा विषय पर विचार विमर्श करते हुए राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया गया, जिसे चित्रकूट मसौदा का नाम दिया गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को देश की सरकार के साथ ही प्रदेशों की सरकारों के पास भेजा जाएगा। नई शिक्षा नीति बनी है माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से। उस पर 2 दिन से देश भर के कुलपति यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए जो 2 दिन यहाँ पर मंथन चला है कि ये सारा जो आज की नई शिक्षा नीति को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें सबसे पहले तो मैं नाना जी को श्रद्धांजलि देते हुए एक बात जरूर कहता हूँ कि नाना जी ने जिन बातों का विचार किया था, उनके जो विचार थे, आज इस देश की नई शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन विचारों को आज की नई शिक्षा नीति में समाहित करने का भरपूर प्रयास किया है। नहीं होगा आपने नाना जी के उद्देश्यों को लेकर के, नाना जी की कल्पना को लेकर के, नाना जी ने खुद आत्मनिर्भर गांव बनाने की न केवल परिक्रमा करी बल्कि धरातल पर उतार करके, और वो इंतजार करते रहे कि कब उनके विचारधाराओं की सरकार आएगी, कब गांव का व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने जिस प्रोजेक्ट को शुरुआत करी और एक मॉडल के रूप में पूरे दुनिया को दिखाया, कुछ देर से ही सही जब हमारी मोदी जी की सरकार आई, नई शिक्षा नीति के माध्यम से, ग्रामीण विकास के माध्यम से नाना जी के सारे आदर्शों को धरातल पर उतारते हुए, उनके विचारों को सामने रख करके और उस अंतिम व्यक्ति की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारी सरकार नियम कानून बना रही है। खबर खेल के मैदान से। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में प्लेइंग 11 में भले ही जगह ना मिली हो, लेकिन दोनों ने दर्शकों का पूरा मनोरंजन किया। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान जब ये दोनों मैदान पर उतरे तो कुछ ऐसा किया जिससे फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल श्रीलंकाई पारी के 10वें ओवर में चरित असलंका ने LBW करार दिए जाने के बाद रिव्यू लेने का फैसला लिया। अंपायर जयराम मदन गोपाल बल्लेबाज को आउट करार देते इसके पहले ही मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने आउट का इशारा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि इसके पहले सुरेश रैना ने भी साल 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान अंपायर बिली बाउडन के एक्शन की नकल की थी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।